आज मेरे पास कोई चर्चित मुद्दा नहीं है और ना ही कुछ ऐसा विषय है जिस पर मैं कहूँ। लेकिन आज का दिन मेरे लिए नहीं, संपूर्ण भारत के लिए एक गौरव का दिन है। एक ऐसा दिन है जिस पर हम सभी बात करते वक्त प्राउड महसूस करते हैं, हमारा सीना चौड़ा हो जाता है। मैं बात कर रहा हूँ 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध की। आज 16 दिसंबर को ही 1971 में पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने भारत के सामने समर्पण किया था। उस युद्ध पर जाने से पहले, उस युद्ध के घटनाक्रम से, उसके कारणों पर, उसके प्रभाव पर जाने से पहले मैं उस वक्त भारत की स्थिति क्या थी, क्या भारत युद्ध को भारत में ऐसी ताकत थी या भारत में ऐसी क्षमता थी आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, सैनिक रूप से कि भारत उस युद्ध को झेल पाए। और वैसे परिदृश्य में भारत का स्थान क्या था, भारत कहाँ महत्व रखता था वैश्विक परिदृश्य में, अमेरिका के बीच में, रशिया के बीच में या विश्व के अन्य अन्य देशों के बीच में भारत कहाँ महत्व रखता था, कितना स्थान रखता था, कितनी बात मानी जाती थी भारत की। उन सबको अगर जान लेंगे ना तो बेटर रहेगा कि हम लोग जब युद्ध के बारे में, युद्ध को लेकर घटनाक्रम चलेंगे तो आपको घटनाक्रम भी सही समझ में आएगा, भारत का महत्व भी समझ आएगा कि भारत उस वक्त क्या था। तो मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो को कुछ 3-4 डायमेंशन से लेकर फिर पूरा कर पाऊँ। तो मैं सबसे पहले आपको विश्व परिदृश्य बताता हूँ, विश्व में उस वक्त क्या चल रहा था। विश्व में दो विचारधाराएं चल रही थी उस वक्त। कोल्ड वॉर चल रहा था, शीत युद्ध चल रहा था। शीत युद्ध अमेरिका की पूंजीवादी विचारधारा और यूएसएसआर रशिया की साम्राज्यवादी विचारधारा के बीच एक कोल्ड वॉर था, शीत युद्ध था कि मतलब जो विचारों के बीच में था, जहाँ हथियार नहीं थे, जहाँ पर सैनिक लड़ नहीं रहे थे, लेकिन अखबारों के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से दोनों एक दूसरे पर प्रहार कर रहे थे, विभिन्न आरोप वगैरह प्रत्यारोप लगा रहे थे। तो इसी कड़कड़ी में दुनिया लगभग दो गुटों में बढ़ चुकी थी। दुनिया के आधे देश जो है अमेरिका की तरफ थे, दुनिया के आधे देश जो थे रशिया की तरफ थे, यूएसआर की तरफ थे, और कुछ जो थे जो बच्चे कुछ थे जिन दोनों की तरफ नहीं जा रहे थे, वो गए थे गुटनिरपेक्ष संगठन में अपनी सदस्यता ले ली थी। तो जब ये शीत युद्ध चल रहा था तो 1962 में 63 में क्यूबा संकट स्टार्ट हो गया। क्यूबा संकट के तहत रशिया ने अपनी मिसाइलें क्यूबा में तैनात करी ताकि अमेरिका को वो टारगेट कर सके। यही वो दौर था जब अमेरिका और वियतनाम के बीच युद्ध चल रहा था, और इसराइल और इसराइल और अरब देश जिसमें सीरिया है, मिस्र है, जॉर्डन है, उनके बीच 6 दिवसीय का युद्ध चल रहा था। चाइना ने अपना परमाणु परीक्षण कर लिया था 1964 में। मेरा ये बहुत महत्वपूर्ण है कि 1964 में हम लोगों ने 1974 और 1974 और 1998 में परमाणु परीक्षण किया, जबकि चाइना ने 1964 में परमाणु परीक्षण कर लिया था। हमसे 10 साल पहले परमाणु परीक्षण उसने कर लिया था। और उसके 3 साल बाद में 1967 में उसने हाइड्रोजन बम का परीक्षण कर लिया था। तब सोचिए कि जब हमारे सबसे कहते हैं कि हम चाइना के साथ हमारी कभी बनी नहीं है, हम लोग चाइनीज़ बाय बाय करते रहे, लेकिन चाइना के साथ हमारी कभी बनी ही नहीं है। हकीकत तो यही है। आज भी हम देख ले तो तवांग की शक्ल में हमारा तनाव चल ही रहा है। तो जब सोचिए कि हम जब उस स्थिति में थे जब चाइना के पास परमाणु हथियार था, तो सोचिए कि उस वक्त हम लोगों की हालत क्या थी। उसी वक्त देखते कि भारत में क्या था, भारत कैसी स्थिति में था, भारत के अंदर क्या चल रहा था, भारत के भौगोलिक परिदृश्य में क्या चल रहा था, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी थी, राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, तो क्या चल रहा था। तो भारत शुरू से 1947 से ही करीब 1991 तक 92 तक भारत बंद इकोनॉमी थी, क्लोज्ड इकोनॉमी थी, जिसमें कहा जाता था कि बाहर से कोई कंपनी, बाहर से कोई निवेश आकर भारत में स्थापित नहीं कर सकता, यहाँ कोई उद्योग नहीं लगा सकता था। भारत पूरी तरह से सरकार पर डिपेंड था, सरकारी उद्योगों पर डिपेंड था। यहाँ प्राइवेट उद्योग चलते ही नहीं थे, लगाए ही नहीं जाते थे, चलते ही नहीं थे, और लग भी जाते थे तो वो काम नहीं कर पाते थे। पूर्णतः हम लोग कृषि पर निर्भर थे। साथ में हम लोगों ने 1962 में भारत चाइना का वॉर देख लिया। भारत चाइना के वॉर के साथ भारत की एक पराजय भारत को सामने प्राप्त करनी पड़ी। तो उस सदमे को नेहरू जी झेल नहीं पाए और 1964 में नेहरू जी की डेथ हो गई। और उसके बाद हम लोग, शास्त्री जी हमारे प्रधानमंत्री बने। तो शास्त्री जी के सामने प्रधानमंत्री बनते ही
1965 का इंडिया पाकिस्तान वॉर स्टार्ट हो गया, जब जिस देश में जो कृषि कृषि पर आधारित थे, जहाँ फॉरेन रिजर्व ना के बराबर था, वहाँ 3 साल के अंदर भारत दो युद्ध लड़ रहा है, और बहुत बड़े पैमाने पर लड़ रहा है। तो सोचिए उस भारत की स्थिति क्या थी। 1966 में 65-66 में हमारे पास खाने के लिए अन्न नहीं था, खाद्यान्न नहीं था। हम लोगों ने अमेरिका की तरफ देखा, लेकिन अमेरिका ने पहले तो मना कर दिया। फिर बाद में जब अमेरिका ने वो खेप भेजी गेहूं की, तो वो इतनी घटिया किस्म की थी कि हमारे पशु भी उसे नहीं खा सकते। हमारा उस लेवल पर जाकर अपमान हो रहा था। यही वो दौर था जब 65 के युद्ध के बाद ताशकंद समझौता होता है। ताशकंद में ही शास्त्री जी की मृत्यु हो जाती है, भारत नेतृत्वहीन हो जाता है। यही वो दौर था जब इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाया जाता है। इंदिरा गांधी को पूर्व में इतना नहीं था उनको अनुभव की शासन प्रशासन का इतना अनुभव नहीं था। हालांकि वो मंत्री थी शास्त्रीय सरकार में, लेकिन उनका इतना अनुभव नहीं था कि राष्ट्रीय परिदृश्य पर इस हालात में, जब इकोनॉमी डाउन है और सैनिक परिदृश्य में हम लोग इतने सशक्त नहीं हैं, बाहर के देशों में हमारी इतनी पहुंच नहीं है, अमेरिका के साथ हमें बनती नहीं है, चाइना और पाकिस्तान के साथ हम युद्ध देख चुके हैं, तब इंदिरा गांधी को इतना अनुभव नहीं था। तो इससे पहले शास्त्री जी ने आह्वान किया था देश के लिए, खाद्यान्न के लिए, कि सभी लोग एक टाइम का अन्न व्रत कर ले। उसके बाद हम लोग आए कि इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में हम लोग भारत आए, भारत में शासन चल रहा था। तो यही वो दौर था इंदिरा गांधी जी के दौर में कि भारत में नक्सलवादी आंदोलन शुरू हो चुका था पश्चिम बंगाल से। 1967 की बात कर रहा हूँ मैं। 1967 में पश्चिम बंगाल से चारू मजूमदार के नेतृत्व में नक्सलवादी आंदोलन शुरू हो चुका था। हालांकि उस इतने बड़े पैमाने पर नहीं था, लेकिन उसका बीजारोपण हो चुका था वहाँ पे। यही वो दौर था जब कांग्रेस के अंदर सिंडिकेट था जो इंदिरा गांधी के नेतृत्व पसंद नहीं करता था। उन्होंने इंदिरा गांधी को कमज़ोर करने की, उनको तोड़ने की कोशिश की। यही वो दौर था जब हमारे राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई, पद पर रहती मृत्यु हो गई। यही वो दौर था जब कांग्रेस का विभाजन हुआ, इंदिरा गांधी को आलोचनाएं झेलनी पड़ी थी। तो ये सब जो परिदृश्य है ना, इसी वक्त था कि हम लोगों ने इंदिरा गांधी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था 1969 में, और इसी वक्त इंदिरा गांधी ने राजा रजवाड़ों का प्रीवी समाप्त किया था। तो इंदिरा गांधी को पूरे विश्व में क्या, माफ़ी चाहता हूँ, पूरे भारत में राजा रजवाड़ों का जो सामंत तत्व था, उनका विरोध झेलना पड़ गया था उनको। तो ये जो परिदृश्य था ना हमारे साथ पिछले 1971 से पहले का जो परिदृश्य, 10 साल का परिदृश्य था, उसमें सोचिए भारत की स्थिति क्या थी, भारत कहाँ स्टैंड कर पा रहा था। एक 3 साल के अंतराल में भारत 2 बड़े युद्ध लड़ता है, इकोनॉमी पूरी डाउन चल रही है, फॉरेन रिजर्व हमारे पास है नहीं, अमेरिका से हमें काउंटर अटैक मिल रहे हैं, अमेरिका पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, हमारे पास कोई बड़ी ताकत नहीं है। हालांकि 1971 में इंदिरा गांधी जी ने रशिया से मैत्री सहयोग और मित्रता की संधि की थी, शांति मैत्री और सहयोग की संधि की थी। लेकिन वो संधि फ्यूचर के लिए थी कि फ्यूचर में अगर भारत पर कोई अटैक होता है, या कोई ऐसे भारत पर अटैक होता है या रशिया पर अटैक होता है, तो दोनों एक दूसरे की सहायता करेंगे। तो इन सभी परिदृश्यों के बीच, इन सभी स्थितियों के बीच, जब भारत के पास एक ऐसी स्थिति आती है, भारत को युद्ध करना ही पड़ेगा। अगर भारत युद्ध नहीं करेगा पाकिस्तान से, और बांग्लादेश की स्थिति बनी रहेगी वो ईस्ट पाकिस्तान की, तो भारत अपने कार्यों में आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो मैं कोशिश करूँगा कि अब जो युद्ध की मैं घटनाक्रम लेके जा रहा हूँ, उनकी तरफ ले जा रहा हूँ, उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप उस घटनाक्रम को आंखों पर देखें, उनको अपनी आंखों में देखें कि कैसे युद्ध लड़ा गया, कैसी क्या परिस्थितियाँ थी। इन स्थितियों के साथ देखें भारत उस वक्त कैसा था, फिर युद्ध हुआ तो उसमें कैसे बदलाव आए भारत में। मैं शुरू करूँगा युद्ध को। तो युद्ध के कारण क्या थे, उसमें कई कारण थे, लेकिन मैं जो प्रमुख कारण जो था उस वक्त, तत्कालीन कारण जब था, वो मैं बता दूं कि भारत के विभाजन के बाद भारत के जो 2 पार्ट थे, ईस्ट वाला पार्ट और वेस्ट वाला पार्ट, तो उसे पाकिस्तान बनाया गया था।
ईस्ट वाले पार्ट को ईस्ट पाकिस्तान कहा गया था, वेस्ट वाले पार्ट को वेस्ट पाकिस्तान कहा गया था। हाल एक ही देश था, दो पार्ट थे। इन दोनों के बीच जो भौगोलिक दूरी थी लगभग 1600 किलोमीटर की भौगोलिक दूरी थी, जो वेस्ट और ईस्ट के बीच में, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान के बीच में जो भौगोलिक दूरी थी वो लगभग 1600 किलोमीटर की थी। तो हुआ ये कि ईस्ट पाकिस्तान के जो लोग हैं, ईस्ट पाकिस्तान के लोग मूलतः बांग्लाभाषी लोग हैं। उनकी जो लैंग्वेज है, जो कल्चर है वो बांग्लाभाषी है। उनका जो लैंग्वेज, उनका कल्चर है जो बांग्ला का है, जो वो जो बोलते हैं, जो करते हैं वो बांग्ला का है। कल्चर वगैरह जो भी खान पान है उनका है जो वो है। जबकि वेस्ट पाकिस्तान की तो मूल लैंग्वेज थी, जो कहते थे कि मातृभाषा थी, वो उर्दू थी। और जब पाकिस्तान का संविधान बना तब भी उन्होंने उर्दू को नेशनल लैंग्वेज घोषित कर दिया था। तो इसके चलते ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के बीच जो सांस्कृतिक भिन्नता थी, जो सांस्कृतिक तनाव उत्पन्न हुआ था, उस तनाव ने एक बड़ा पैमाने पर रूप अख्तियार कर लिया था। और उस कहीं ना कहीं ईस्ट पाकिस्तान के लोगों के बीच में वो हीनता की भावना जागृत हुई थी कि वेस्ट पाकिस्तान के लोग जो शासन प्रशासन में बैठे हुए, वो हमें, हमारी संस्कृति को, हमारे कल्चर, हमारे भाषा को, हमारे खान पान को दबा रहे हैं या फिर कुचल रहे हैं। कई बार क्या होता है ना कि हम जब रबड़ को दबाते हैं तो रबड़ अपनी क्षमता के अनुसार दब जाता है, लेकिन जैसे ही हमारा जो दबाव कम होता है, रबड़ उछल के आता है, हमारी चोट पहुंचाता है। तो वही पाकिस्तान के साथ हुआ। वेस्ट पाकिस्तान का दबाव जब तक ईस्ट पाकिस्तान पे बना रहा, कल कुचलता रहा, ईस्ट पाकिस्तान वालों ने शेयर किया। जैसे वेस्ट पाकिस्तान की कमजोरियाँ उजागर हुई, ईस्ट पाकिस्तान ने अपने आप को उठाया और एक ऐसा प्रहार किया कि पाकिस्तान के दो टुकड़े हो गए। मैं उस कारण को बताता हूँ कि हुआ ये कि वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान को सांस्कृतिक तनाव के कारण ईस्ट पाकिस्तान में दंगे शुरू हो गए थे। लोगों के बीच तनाव शुरू हो गया। तो जो पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति थे, नाम मैं देख लूँ एक बार, कि जनरल अयूब खान ने अपना इस्तीफा दे दिया था पाकिस्तान के प्रेसिडेंट ने, कि वो रोक नहीं पाए तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो जब इस्तीफा दिया तो जनरल याह्या खान जो उस वक्त पाकिस्तानी आर्मी के चीफ थे, उन्होंने राष्ट्रपति पद ग्रहण किया, वो सर्वश्रेष्ठ बन गए। उन्होंने ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान को एक करने के लिए, कल्चरली एक करने के लिए, या ईस्ट पाकिस्तान में जो तनाव था उसको दबाने के लिए उन्होंने कार्यक्रम लॉन्च किया वन यूनिट के नाम से। और वन यूनिट के कार्यक्रम लॉन्च करते हुए उन्होंने किया कि जो ईस्ट वेस्ट पाकिस्तान का जो कल्चर है वो ईस्ट पाकिस्तान पर थोपने की कोशिश की गई। ईस्ट पाकिस्तान का मतलब आज का बांग्लादेश कह रहा हूँ मैं उसे, और वेस्ट पाकिस्तान मतलब है कि आज का पाकिस्तान है। तो जैसे कल्चर थोपने की कोशिश की गई, लोगों में तनाव उत्पन्न हुआ, लोगों में स्वाभिमान उत्पन्न हुआ कि अपनी लैंग्वेज को कैसे छोड़ दे, अपने कल्चर को कैसे छोड़ दे। तो उस तनाव के बीच में एक व्यक्ति निकला जिसने उस तनाव को एक नेतृत्व प्रदान किया, एक आवाज़ प्रदान की। उसका नाम था मुजीबुर रहमान जी, जो पाकिस्तान के बांग्लादेश के राष्ट्रपिता भी हैं और बांग्लादेश के प्रेसिडेंट भी रहे हैं। और वर्तमान में जो शेख हसीना जी हैं, प्रधानमंत्री बांग्लादेश की, उनके पिताजी है वो। तो उन्होंने मुजीबुर रहमान जी ने उस आंदोलन को नेतृत्व दिया। और जब 1969 और 70 में या जनरल याह्या खान ने पाकिस्तान में आम चुनाव की घोषणा की थी, नेशनल असेंबली की। तो ईस्ट पाकिस्तान में राजनीतिक पार्टी के रूप में एक ही पार्टी थी और वो थी आवामी लीग के सर्वेसर्वा जो थे वो मुजीबुर रहमान जी थे। तो ईस्ट पाकिस्तान में जितनी भी सीटें थी उसकी 90% सीटें जो थी असेंबली की सीटें, वो अवामी लीग ने जीत ली थी। और वेस्ट पाकिस्तान की जो सीटें थी, वेस्ट पाकिस्तान में 4-5 राजनीतिक पार्टियाँ थी। तो वहाँ जो 4-5 राजनीतिक पार्टियों के कारण वो सीटें बढ़ गई थी। तो वेस्ट पाकिस्तान की कोई भी पार्टी पूर्ण बहुमत नहीं ले पाई, जबकि ईस्ट पाकिस्तान की पार्टी जो अवामी लीग थी उसने बहुमत का आंकड़ा लगभग प्राप्त कर लिया था। और कुछ जो निर्दलीय के समर्थन से वो सरकार बनाने के रूप में आ गई थी। तो मुजीबुर रहमान जी ने जनरल याह्या खान के सामने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। लेकिन वेस्ट पाकिस्तान के जो नेता थे, जिनमें जुल्फ़िकार भुट्टो भी है, याह्या खान है, और भी कई लोग हैं, वो नहीं चाहते थे कि ईस्ट पाकिस्तान का कोई व्यक्ति, बांग्ला भाषी कोई व्यक्ति
पाकिस्तान पर हुकूमत करे या उर्दू भाषी लोगों पर हुकूमत करे, ये उनको स्वीकार नहीं हुआ। तो जनरल याह्या खान ने जो नेशनल असेंबली थी, जो चुनाव जीत कर आए थे, नेशनल असेंबली को भंग कर दिया। जैसे ही भंग किया तो ईस्ट पाकिस्तान के जो नेता थे, मुजीबुर रहमान जी, उनकी जनता थी, तो उनको लगा कि उनके साथ एक छलावा हुआ है इस देश में रहते हुए। तो उन्होंने वो तैयारी शुरू कर दी कि एक बांग्ला भाषी देश, बांग्ला कल्चर का देश बनाया जाए। तो उसी कड़ी में मुजीबुर रहमान जी ने मुक्ति वाहिनी का गठन किया। मुक्ति वाहिनी उन लोगों का संगठन था जो बांग्लादेश की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, उन युवाओं का संगठन था। तो जब मुक्ति वाहिनी का गठन किया तो कहीं ना कहीं सेना के साथ, पुलिस प्रशासन के साथ मुक्ति वाहिनी की झड़प हुई। तो इसी का बहाना बनाकर याह्या खान ने जो पाकिस्तान के सर्वे थे, याह्या खान, उसने ईस्ट पाकिस्तान पर ऑपरेशन सर्च लाइट के नाम से एक ऑपरेशन चलाया, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान की सेना को ईस्ट पाकिस्तान में जो झड़प चल रही थी, मुक्ति वाहिनी चल रही थी, उसको दबाने के लिए आदेश दे दिया। इसी कड़ी में जो ईस्ट पाकिस्तान के जितने भी नेता थे, बड़े नेता थे, मुक्ति वाहिनी के जितने भी सैनिक थे, जो सदस्य थे, उन सबकी गिरफ्तारी शुरू कर दी गई थी। और गिरफ्तारी शुरू की गई थी। इसके साथ साथ उन लोगों ने, पाकिस्तान के जो सैनिक थे, जो पुलिस प्रशासन था, उन लोगों ने आम नागरिकों पर और जो वहाँ के अल्पसंख्यक लोग थे, उन लोगों पर अत्याचार उनका दमन शुरू कर दिया था। उन पर नरसंहार की प्रणाली अपना ली थी। तो जैसे दमन शुरू हुआ तो ईस्ट पाकिस्तान के जो लोग थे, जो आम लोग थे, वो शरणार्थी के रूप में भारत आने लगे। भारत के नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र में, भारत के पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में आकर उन्होंने लगभग शरण मांगी थी भारत सरकार से कि हमें शरण दीजिए, क्योंकि पाकिस्तान में जो है, ईस्ट पाकिस्तान में जो तनाव की स्थिति पैदा हो गई। तो ये भारत सरकार के पास करीब, इसका आंकड़ा है कि 10 लाख से 12 लाख के लोग आसपास उस 4-5 महीने के पीरियड में भारत में शरणार्थी के रूप में आए। तब इंदिरा गांधी सरकार, उस वक्त इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थे, सरदार सरवण सिंह उस वक्त विदेश मंत्री थी, सैम मानेकशॉ जो थे भारत के सेना प्रमुख थे। प्रधानमंत्री ने बैठक बुलाई और चर्चा हुई, तो इसमें बताया जाए कि पाकिस्तान में सैनिक कार्रवाई के कारण जो भारत में आर्थिक दबाव, लोगों का शरणार्थी के कारण आर्थिक दबाव बढ़ रहा था। भारत उस पर पहले से ही भारत में अन्न की कमी थी, भारत हरित क्रांति कर चुका था, लेकिन फिर भी भारत उस लायक नहीं था कि 10 लाख का जो शरणार्थियों का था वो अचानक जेल से, क्योंकि अगर 10 लाख आ सकते तो और भी आ सकते, क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान में कार्रवाई लगातार बढ़ रही थी। तब कहा गया कि सैम मानेकशॉ जी को कहा गया कि इंदिरा गांधी की तरफ से कि आप कार्रवाई कीजिए, सैनिक कार्रवाई कीजिए। लेकिन ये जो दौर था 1971 के मध्य का था। ये अप्रैल से लेकर मई जून का जो साल था, ये साल था। लेकिन सैम मानेकशॉ ने मना कर दिया कि सर मैडम इस टाइम पीरियड में हम सैनिक कार्रवाई नहीं कर सकते। जब कारण पूछा गया तो उन्होंने 2 कारण दिए थे। पहला कारण ये था कि ये जो टाइम पीरियड है मध्य का, 1971 के मध्य का, इस वक्त ईस्ट पाकिस्तान में मानसून आने का टाइम रहता है। मानसून आने टाइम की वजह से ईस्ट पाकिस्तान की ज़मीन पर वर्षा होती है, ज़मीन गीली होती है, तो वहाँ सैनिक कार्रवाई करना मुश्किल है। सेना के टैंक वगैरह, ईस्ट पाकिस्तान वैसे भी नदियों का बना हुआ देश है, बंगाल खाड़ी में स्थित है, तो वहाँ सैनिक कार्रवाई करना मुश्किल है। हवाई यात्रा, वायुसेना के द्वारा कार्रवाई करना मुश्किल है। दूसरा कारण उन्होंने बताया था कि इस वक्त सेना की टैंकों की रिपेयरिंग हो रही है, उनका पुनरुद्धार हो रहा है। तो ये 2 कारण थे कि 1971 के मध्य का जो टाइम पीरियड था, इस वक्त उन्होंने मना कर दिया कि इस वक्त हम युद्ध की स्थिति में नहीं पहुंच सकते, सेना को तैयारी के लिए कम से कम 2 से 3 महीने चाहिए। तब ये दौर हुआ, पाकिस्तान में लगातार ईस्ट पाकिस्तान पर कार्रवाई बढ़ रही थी, लेकिन फिर भी विदेश मंत्रालय पर दबाव बढ़ रहा था, भारत सरकार पर दबाव बढ़ रहा था। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने विश्व के अनेक देशों से, इवन अमेरिका तक, रशिया तक सब लोगों को
संदेश भेजा कि पाकिस्तान पर दबाव बनाया जाता है कि ये कार्रवाई ना करे। 1970 में रसिया ने चाइना को पाकिस्तान को चेतावनी भी दी थी इस मामले में कि आप कार्रवाई नहीं ना करें, अन्यथा आप पर कार्रवाई की जाएगी। जबकि पाकिस्तान उस वक्त नाटो का सदस्य था, अमेरिका का सहयोग उसे प्राप्त था। अमेरिका की कलेक्टिव डिफेंस की नीति उस पर लागू थी कि अगर पाकिस्तान पर कोई हमला होता है तो वो अमेरिका पर हमला माना जाएगा, नाटो देशों पर हमला माना जाएगा। तब ये दौर जैसे ख़त्म हुआ, मानसून ख़त्म हुआ, नवंबर के आसपास का टाइम था। नवंबर के आसपास के टाइम में मानसून भी ख़त्म हो गया था, बंगाल की भूमि भी शुष्क हो चुकी थी, सूख चुकी थी। तब स्वयं मानेकशॉ को फिर बुलाया गया कि आदेश दिया गया कि आप कार्रवाई कीजिए। कि उन्होंने कहा कि कार्रवाई मैं अपने तरीके से अपने समय पर अपनी तारीख से तय कर लूँगा। तब जब ये दिसंबर की शुरुआत में 3 दिसंबर को पाकिस्तानी वायुसेना ने भारत के जो वायुसेना बेस है वहाँ पर अटैक कर दिया। 3 दिसंबर को ऑफिशियली युद्ध का ऐलान हो गया, जबकि ये घटनाक्रम करीब साल भर से चल रहा था। 3 दिसंबर को ऑफिशियली अनाउंस हो गया, भारत सरकार पाकिस्तान ने हमला किया भारत के वायुसेना बेसेस पर। तो इंदिरा गांधी जी ने 3 दिसंबर की रात को ऑल इंडिया रेडियो से ये देश को संबोधन दिया कि आज से युद्ध की शुरुआत हो गई है। 3 दिसंबर को ये युद्ध शुरू हुआ। ये युद्ध चला, शुरुआत ईस्ट पाकिस्तान से हुई। भारतीय सेना ने मुक्ति वाहिनी के सदस्यों को गुरिल्ला वॉर की पद्धति सिखाई। बंगाल की खाड़ी में INS विक्रांत तैनात किया गया और जल सेना ने कराची बंदरगाह को टारगेट करके उस पर कब्जा कर लिया था। इधर पाकिस्तान का PNS गाजी बंगाल की खाड़ी तरफ बढ़ रहा था। इधर अमेरिका की सेना भारत को काउंटर करने में लग गई थी। ये पूरा युद्ध का परिदृश्य बन चुका था। भारत युद्ध को लड़ भी रहा था और वैश्विक परिदृश्य से दबाव भी झेल रहा था। इस वक्त एक देश ने हमें सहायता की, वो था रशिया। उसने अमेरिका को काउंटर करना शुरू कर दिया, क्योंकि अमेरिका पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहा था। रशिया ने जो संधि 1971 में हुई थी, मित्रता, सहयोग और शांति की संधि, उस संधि के तहत रशिया ने अमेरिका काउंटर करना शुरू कर दिया था। तो ये युद्ध चलता गया करीब 16 दिसंबर की वो दिन है, जो आज का दिन है 16 दिसंबर का 1971 का वो दिन है कि जब पाकिस्तान ने समझ लिया था कि अब वो युद्ध नहीं लड़ सकता, क्योंकि सेना से युद्ध लड़ा जा सकता, आम जनता से युद्ध कभी नहीं लड़ा जा सकता। ईस्ट पाकिस्तान की जो जनता थी, बांग्लादेश की जो जनता थी, वो जनता सेना के खिलाफ हो चुकी थी। वहाँ का प्रशासनिक महकमा खिलाफ हो चुका था, वहाँ की बांग्लाभाषी लोग खिलाफ हो चुके थे पाकिस्तान के। तब पाकिस्तान के नेतृत्व को ये एहसास हुआ कि हम युद्ध नहीं लड़ सकते, क्योंकि पाकिस्तान के पास वो सोर्सेज नहीं थे, वो प्रणाली, कब तक वो बाहर के लाए हुए हथियारों से, बाहर की पैसों से वो युद्ध लड़ सकता है, नहीं लड़ सकता था। तो पाकिस्तान ने 16 दिसंबर की दिन, आज के ही दिन, ढाका में जो भारत के लेफ्टिनेंट जनरल है जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने, पाकिस्तान के जो लेफ्टिनेंट जनरल थे उस वक्त जनरल A.K. नियाज़ी, उन्होंने सरेंडर किया। 93,000 जो आंकड़े हैं, 93,000 सैनिकों के साथ पाकिस्तान के सेना कमांडर ने, जो पूर्वी कमान के थे सेना कमांडर ने, जगजीत सिंह अरोड़ा के नेतृत्व अरोड़ा के सामने समर्पण कर दिया। इसी समय जो है वेस्ट जो इंडिया का जो वेस्ट पार्ट है, राजस्थान वाला, इसी पार्ट में लोंगेवाला पोस्ट पर कर्नल मेजर कुलदीप सिंह पिचौरी के नेतृत्व में 120 सैनिकों ने रात भर पाकिस्तानी सेना का डटकर मुकाबला किया था। राजस्थान के वो वीर सपूत भैरव सिंह, जिनका बॉर्डर फिल्म में सुनील शेट्टी ने किरदार किया था, और कर्नल कुलदीप सिंह पिचौरी, जिनका सनी देओल ने किरदार किया था, वो उस युद्ध के में भाग ले रहे थे, भैरव सिंह जी। इसी वक्त गुजरात में के भुज में करीब 300 गुजराती महिलाओं ने एक रात में वायुसेना बेस की जो रनवे था उसे तैयार किया था। एक रात में, जब पाकिस्तान की वायुसेना बम बरसा रही थी, उस वक्त उसने एक रात में बेस वो जो था हवाई पट्टी बनाई थी। तो ये पूरा युद्ध का परिदृश्य था। लेकिन इस युद्ध का परिणाम क्या रहा? इस युद्ध का परिणाम ये रहा कि पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। पाकिस्तान को अपने एक बड़े भाग को जो ईस्ट पाकिस्तान कहलाता है, उससे पूर्णतः अलग होना पड़ा। पाकिस्तान का वो भाग बांग्लादेश के नाम से स्वतंत्र देश के रूप में
विश्व के पटल पर उदित हुआ। और ये मैं समझता हूँ कि दुनिया के सभी देशों का इतिहास में पहला मौका है जब किसी देश ने भारत ने किसी देश की मदद की नया स्वतंत्र देश बनने के लिए, लेकिन उस पर कभी कब्जा नहीं किया। दुनिया के कई ऐसे उदाहरण दे सकता हूँ जिन लोगों ने सहायता की और तुरंत उस पर कब्जा कर लिया, लेकिन भारत ने कभी कब्जा नहीं किया। भारत ने बांग्लादेश को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी और भारत सबसे पहला देश था जो वहाँ दूतावास स्थापित कर पाया स्वतंत्र देश के रूप में। तो ये परिदृश्य सिखाता है कि हम लोग स्थिति में नहीं थे उस वक्त। हम लोग आर्थिक रूप से इतने सक्षम भी नहीं थे, हम लोग सैनिक रूप से इतने नहीं थे मजबूत, क्योंकि हम लोग 2 युद्ध झेल चुके थे और 2 युद्ध 10 साल में 3 युद्ध कोई नहीं लड़ सकता। युद्ध लड़ना अपना आप में इकोनॉमी को, अपनी अर्थव्यवस्था को 10 साल पीछे डालने के बराबर हो जाता है। तो नहीं लड़ सकते थे हम लोग, लेकिन भारत की सरकार ने, भारत की सेना ने, भारत की आम आवाम ने वो हिम्मत दिखाई कि नहीं, हम मानवता की रक्षा के लिए हम दुनिया को दिखा सकते हैं कि हम लोग बिना संसाधनों के भी अपनी हिम्मत से लड़ सकते हैं। और हमने लड़के दिखाया और हमने एक बांग्लादेश के रूप में हम लोगों ने एक नए देश की स्थापना भी करवाई। हमने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब भी दिया कि अगर आप लोग मानवता को चोट पहुंचाएंगे, आप भारत के ऊपर प्रहार करेंगे। ये पाकिस्तान के लिए नहीं था, ये भारत के तमाम उन देशों के लिए था जो भारत पर आंख गड़ाए बैठे, चाहे चाइना हो, चाहे कोई भी हो। उन सब पर ये कड़ा संदेश था कि आप जब भारत पर आंख उठाओगे तो भारत पलट कर वार करेगा। और उस जाबाज सैनिकों को मेरा प्रणाम है आज के दिन, जिन्होंने अपनी हिम्मत दी। करीब आंकड़े बताते हैं कि करीब 3,900 के आसपास सैनिक शहीद हुए थे और लगभग 9,000 के आसपास सैनिक घायल हुए थे भारत के। तो उन सभी 3,900 सैनिकों और 9,000 सैनिकों को जिन्होंने भारत के युद्ध में भाग लिया, उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, अपने शरीर के अंगों को कटाया, उन सभी को मेरा प्रणाम है। उनके परिवारों को मेरा प्रणाम है, उन माओं को प्रणाम है, उन वीरांगनाओं को प्रणाम है, उन बच्चों को प्रणाम है जो जिनके पिता, जिनके भाई, जिनके पति उस युद्ध में भाग ले रहे थे। उस आम आवाम को, उस वक्त की आवाम को, मेरा राजस्थान इंडिया की आवाम को मेरा प्रणाम है जिसने हिम्मत दिखाई। ये युद्ध मैं समझता हूँ कि भारत के आधुनिक इतिहास में खासकर 1947 के बाद 15 अगस्त 1947 से लेकर आज तक कुछ एक तारीखें ऐसी है जिन पर भारत के हर नागरिक को याद रखना चाहिए। वो तारीखें, जब भी वो तारीख आए, चाहे 26 जुलाई का वो दिन हो जब कारगिल की विजय दिवस मनाया जाता है, चाहे परमाणु परीक्षण का वो दिन हो 1998 का या 1974 का, चाहे पुलवामा अटैक का 14 फरवरी का दिन हो, और भी दिन आते हैं, उन सबको याद रखना चाहिए। ज़्यादा नहीं, ये 15 से 20 तारीखें हैं जिनको याद रखना चाहिए कि जब वो दिन आए। वैसे तो हर दिन सेना देश के लिए, हर दिन सेना के लिए, हर दिन आवाम के लिए, लेकिन वो जब स्पेसिफिक दिन आता है उस दिन हम लोग गर्व से कहें कि हम लोगों ने वो काम किया, हमारी सेना ने वो काम किया, हमारे देश ने वो काम किया है। पूरी दुनिया में आज हम भी जाके कहते हैं, आज दुनिया के बड़े से बड़े देश में हम जाकर कहते हैं कि हमारे देश ने वो किया है जो दुनिया की कोई भी सभ्यता, कोई भी देश नहीं कर सकता। हम लोगों ने एक बड़े हिस्से को हम लोगों ने अलग किया, हमारे प्रयास से अलग हुआ, लेकिन हम लोगों ने उस देश को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी। आज उस देश के साथ अब कदम से कदम मिलाकर उसके विकास में भी और अपने विकास में भी हम विश्व के पटल पर खड़े हो रहे हैं। मेरा यही आज का विषय रहा था और यही आज मेरी जो था आपके साथ एक वीडियो पार्ट था वो लेकर आया हूँ। और अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये कोई शैक्षिक मुद्दा नहीं है, ये कोई सामाजिक मुद्दा नहीं है, ये देश का मुद्दा है, देश का विषय है। देश को याद रखना चाहिए, अपने वीरों को, अपने शौर्य, अपने देश की सेना के शौर्य को। मुझे कभी कभी वो होता है कि यार देश के ऐसे ऐसे नेता है, देश के ऐसे ऐसे लोग हैं जो सेना के शौर्य पर सवाल उठाते हैं। एक्चुअल में वो लोग मानसिक रूप से अपंग है, वो बोने लोग मानसिक रूप से अपंग है कि सेना के शौर्य पर सवाल उठाते हैं। दुनिया में आप किसी पर भी उठाइए, किसी व्यक्ति पर सवाल उठाइए, वो बर्दाश्त किया जाता है, वो सहन किया जाता है। लेकिन जब आपके देश की सेना पर, आपके देश के फ्रंट लाइन पर जो लड़ती है, ये भी नहीं सोचती है कि मैं घर जा पाऊँगा या नहीं जा पाऊँगा, वो अगर उस पर सवाल, उसके शौर्य पर सवाल उठा रहे हो तो फिर वहाँ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
मेरा आज का विषय भी यही था, आज का भी ये मुद्दा था, आज का जो भी था मेरा। तो मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। आप लोगों को पसंद आए तो शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और बाकी सबको धन्यवाद।